स्वागत है आप सभी का नोट्स कल्चर में। नोट्स कल्चर शून्य से शिखर तक। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which gives all of you a better learning experience. So without wasting any time, let's start today's class. So today class we will discuss about a very important topic of your ADA examinations, which is implement for intercultural operations. So first of all we need to know what is intercultural operations. So in your first slice, we will discuss about the introduction portion of your intercultural operations. So here you look, operations performed in the field after sowing but before harvesting. Okay, look, all the points which is highlighted in red color is very important for you. Okay, let's continue. The operations performed in the field after sowing but before harvesting. So क्या कहना चाहता है ये कि जो भी सारे ऑपरेशंस आपके फील्ड में हो रहे हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन क्या है, वो स्पैम क्या है आपका, आफ्टर आपका सोइंग और बिफोर हार्वेस्टिंग, सीड लगाने के बाद से लेके आपके क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले। मतलब आपके जर्मिनेशन स्टेज से लेके हम बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी स्टेज तक का जो टाइम रहता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम फील्ड पे जो भी ऑपरेशंस करते हैं, अभी ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं आपके, हो सकता है सॉइल मैनिपुलेशन हो सकता है वीट रिमूवल ऑफ वीट हो सकता है, हो सकता है कि आपका स्टीयरिंग ऑफ सॉइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे ऑपरेशंस आपके क्या कहलाते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस। ओके, इसके बाद इंटरकल्चरिंग इज डिस्क्राइब्ड as breaking the upper surface of soil, uprooting the weeds, aeration the soil, thereby promoting the activity of microorganisms and making good mulch. ये कहना ये चाह रहा है कि इंटरकल्चर ऑपरेशंस का मतलब क्या रहता है आपका, कि ब्रेक डाउन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। जो आपका सॉइल के लेयर्स होते हैं ना, हमने देखिए सॉइल प्रोफाइल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओ हॉरिजॉन होता है, ए हॉरिजॉन होता है, बी होता है, सी होता है, आर होते हैं, बहुत सारे हॉरिजॉन्स होते हैं। बट हमें काम कहाँ पे करना है, ब्रेक डाउन जो करना है आपके सॉइल्स के साथ, जो मैनिपुलेशंस करना है वो कहाँ होगा आपका, अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल या अपर सरफेस ऑफ द सॉइल। सेकेंडली, रिमूवल ऑफ वेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरकल्चर ऑपरेशंस। एंड यू कैन से दैट कि इंटरकल्चर ऑपरेशंस का जो मोटिव रहता है, ठीक है, वो यही रहता है कि रिमूवल ऑफ वीड्स और कंट्रोल द वीट पॉपुलेशंस विच इज इन्फेक्टेड इल्ड ऑफ द प्लांट। तो आपकी इल्ड को जो रहता है वो इफेक्ट ना करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम वीट कंट्रोल पे फोकस करते हैं। देर आफ्टर एरेशन इन द सॉइल, ठीक है, एरेशन द सॉइल का मतलब होता है कि जो आपके पोर्स रहते हैं, जो स्पेस रहता है ना सॉइल्स पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, वो आपको इंक्रीज करना है। अच्छा, इंक्रीज क्यों करना है, क्योंकि जब तक एरेशन नहीं होगा, देखिए आपके सॉइल, अगर आप कंपोनेंट्स को देखें तो जो 50% का पोर्शन रहता है आपका, वहाँ पे 25% वाटर रहता है, 25% आपका एयर रहता है। सो एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट component of the soil. That's why aeration is important in the soil, because without aerations the particular plant growth can be infected। ठीक है, आपका जो प्लांट ग्रोथ है वो इन्फेक्ट या प्रभावित हो सकता है। और इसी के लिए साथ ही साथ आपका क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को प्रमोट करना है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी क्यों प्रमोट करनी है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपका जो कार्बनिक पदार्थ रहता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी प्रमोट करना है। और ये प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते हैं, ताकि पर्टिकुलर सॉइल जो है आपका, उसकी स्ट्रक्चर सुधर जाए, उसका टेक्सचर सुधर जाए, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अपना शेल्टर बना सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद सो दैट मॉइस्चर इनसाइड द फील्ड इज प्रॉपरली रिटेन्ड फ्रॉम इवापोरेशंस। ओके, अब देखिए होता क्या है कि जो पानी रहती है वो सरफेस के ऊपर अगर बार बार रहे या बहुत लंबे समय तक रहे, तो उसमें क्या होता है, इवापोरेशंस होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है, लॉसेस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। और ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है, या आप बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए लॉस होता है। ठीक है, तो इंटरकल्चर ऑपरेशन से हम इसको भी रिवील करते हैं, इसको भी सुधारते हैं। नेक्स्ट, दीज ऑपरेशन आर accomplished बाई मिनी टूल्स। ठीक है, मीन्स ऑफ मिनी टूल्स एंड इक्विपमेंट। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि आपके इंटरकल्चर ऑपरेशंस पे यूज़ किए जाते हैं। तो यही एग्जामिनेशंस में आप देख लीजिए, जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें इम्प्लीमेंट्स के नाम दिए जाते हैं कि विच इम्प्लीमेंट्स इज़ अ सेकेंडरी, या फिर बोल सकते हैं विच इम्प्लीमेंट इज़ वर्क एज ए
इंटरकल्चर ऑपरेशंस, तो ये सारे इम्प्लीमेंट्स आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं? होस हैं, कल्टीवेटर्स हैं, हैरोस हैं, रोटरी होस हैं। हम देखेंगे एक एक की चीज़, एक एक इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, किस फॉर्म में उनको यूज़ किया जाता है, या वो कैसे इंटरकल्चर ऑपरेशंस में अपना जो क्या बोलते हैं कार्य जो है वो प्रदान करते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट इम्प्लीमेंट विच इज़ हैंड हो। ठीक है, हैंड हो अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? हैंड हो बोला जाता है। ये जनरली ना इसको खुरपी, फावड़ा या खुदाली जैसे ही ये दिखता है। ठीक है, अगर मैं इतने को गायब कर दूँ तो ये क्या है आपका फावड़ा जैसे ही दिखेगा। अगर इतने पोर्शन को ले लूँ तो आपके खुदाली जैसे दिखेगा। तो इट्स जस्ट लुक लाइक फावड़ा, खुदाली। So hand hoe, the first point is hand hoe is the most popular manually operated weeding tools used in the farm. ठीक है, आपको यहाँ याद क्या रखना है कि ये मैन्युअली ऑपरेटेड होता है। ठीक है, ये ना सेमी ऑटोमेटिक होता है ना ऑटोमेटिक होता है। इसको बाय ह्यूमंस या फिर बाय आपके, अब जानवर तो करते नहीं है जनरली, बट इसको क्या रहता है ह्यूमंस के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। दैट वाई इट इज़ मैन्युअली ऑपरेटेड वीडिंग टूल्स। ओके, the first important point. Second point is it consists of iron blade and wooden handle. Look at the diagram. This portions is a iron blade portions, and the remain entire portion is wooden handle. Okay, again look, this portion is a wooden handle and this portion is iron blade. So there are two components. First one is iron blade and second one is wooden handle. The third point is the operator hold the handle and cut the soil with the blade to a shallow depth of 2 to 3 centimeter. Okay, 2 to 3 centimeter. Thereby weeds are cut and the soil is stirred. Okay, so we can say that the operating depth of a hand hoe is just around depth of 2 to 3 centimeter, and this is not a desirable depth, but it is generally operated by the humans, the manually operator weeders. So हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्या रहता है, ये 2 से 3 सेंटीमीटर का जो डेप्थ रहता है आपका, वहाँ के पर्टिकुलर वेट्स को कट करता है। एंड सॉइल इज स्टीयर्ड। स्टीयर्ड का मतलब होता है आपका उभारना, ये बोल सकते हैं कि मिट्टी को ऊपर लाना होता है ना। जैसे हम किसी चीज़ को खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, सॉइल की डिगिंग करने से कहते हैं मिट्टी की पोर्शन जो रहती है वो ऊपर आ जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? सॉइल स्टीयर्ड। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज द हैंडल इज शॉर्ट। ये बहुत छोटा हैंडल रहता है। ठीक है, इसका साइज आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या साइज रहता है इसका? 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। हैंस द ऑपरेटर यूज द टूल इन बेंडिंग पोस्चर। अच्छा, बेंडिंग पोस्चर क्या होता है? आप देखिएगा कि इसको पकड़ के ना ऐसे मारा जाता है। ठीक है, सीधा नहीं मारते हैं, क्या रहता है ऐसे घुमा के मारा जाता है ऊपर से। यही क्या कहलाता है आपका बेंडिंग पोस्चर। ठीक है, मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। ऐसे मारा जाता है फील्ड पे, तो इसी को क्या बोला जाता है? बेंडिंग पोस्चर। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशंस में जनरली आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, वो है इसका कवरेज एरिया कितना रहता है, कि पर्टिकुलर एक दिन में ये कितना एरिया को कवर कर सकता है। सो ये इसका कवरिंग एरिया रहता है 5 to 7 सेंट्स। अब बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि सेंट्स होता क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 सेंट इज इक्वल्स टू 435.6 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो आपका जो हैंड हो है, वो हैंड हो से रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशंस थे या जो कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस थे वो यही थे। ठीक है, आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए। ये जनरली दो टाइप का आता है। एक जो आपका रहता है ना टिथ या स्पाइक टाइप का रहता है। ठीक है, एक्चुअल में रहते तो दोनों ही स्पाइक टाइप के हैं, बट एक क्या रहता है आपका कवर्ड रहता है फुल्ली, और एक क्या रहता है आपका नेल्स के जैसे रहता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेकंड इम्प्लीमेंट इज हो कम रैक। इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हैंड हो। ओके, कैसे है देखते हैं। द हो कम रैक इज मल्टीपर्पज हैंड टूल। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, इट इज मल्टीपर्पज हैंड टूल विच कंसिस्ट अ फ्लैट ब्लेड। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या कहलाता है? फ्लैट ब्लेड। ऑन अदर साइड इट्स लाइक पोरो एंड प्रॉन्ग्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, फ्लैट बेड रहता है ऑन वन साइड लाइक पोरोस, इसको पोरो बोला जाता है। और जो ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? प्रॉन्ग्स बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गया? इसको क्या बोला जाता है? पोरो बोला जाता है, इसको प्रॉन्ग्स बोला जाता है। प्रॉन्ग्स मतलब एक प्रकार का नुकीला हिस्सा रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है आपका? द ब्लेड एंड प्रॉन्ग्स आर आइदर मेड फॉर सिंगल स्टॉक।
ये दोनों जो रहते हैं ना, ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे क्या है, जुड़े हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को एक ही ढांचा में आपके बना के रख दिया गया है। समटाइम्स इसको क्या किया जाता है ना, आपका जो पोरो रहता है वो अलग रहता है और जो प्रोंक्स रहता है वो अलग रहता है। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को जॉइंट कर देते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों टाइप से आ सकता है, या तो आपका सिंगल स्टॉक रह सकता है या फिर आपका क्या रहता है, जॉइंटेड स्टॉक, दोनों हो सकता है। रिमेंबर अगेन वन थिंग, क्या रहता है यहाँ पे, एक वुडन हैंडल रहता है, ठीक है। क्या रहता है, एक वुडन हैंडल रहता है, और जो सेकंड पोर्शन रहता है आपका वो आयरन का बना रहता है, ठीक है। अ वुडन हैंडल इज फिटेड टू द आई ऑफ द ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को आई बोला जाता है, आँख के जैसे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या रहता है, एक होल पोर्शन रहता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका वुडन मटेरियल है उसको पुट कर देते हैं और टाइटली स्टिच कर देते हैं, जिससे कि वो मूवमेंट या हिले डुले ना, और आसानी से जो ऑपरेटर है उसको ऑपरेट कर सके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लैट ब्लेड इज यूज्ड फॉर डिगिंग, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, फ्लैट ब्लेड, इसको क्या करते हैं, डिगिंग के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए यूज़ करते हैं। और जो दूसरा आपका रैक साइड रहता है, जो प्रॉन्ग्स रहता है ना, उसका काम क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ वीड्स एंड ट्रांस। मतलब मान लेंगे कि यहाँ जो आपका क्या है, वीड्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से इसको खींच लेंगे, ठीक है। होता है ना झाड़ू, एक प्रकार का झाड़ू है ये, ठीक है। झाड़ू में हम क्या करते हैं, नुकीले दांत होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खींच के ले जाते हैं। सेम एज जो आपका हो कम रेक रहता है ना, उसके इस साइड में हमने क्या किया, फ्लैट प्लेट रहता है, इसमें हमने कटिंग कर लिया, आपके वीड्स को उखाड़ दिया, जो आपका सॉइल उसको डिग कर दिया। अब जो आपका वेस्ट मटेरियल निकला है, जो आपके वीड्स निकले हैं, उसको इस प्रॉन्ग्स के सहायता से खींच के पुल करके बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द हो कम रैक इज सेकेंडरी नर्सरी बेड प्रिपरेशन टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि क्या है, सेकेंडरी नर्सरी बेड प्रिपरेशन टूल है, विच इज़ लाइटर ऑपरेटर, ठीक है। ये भी क्या रहता है, आपका हल्का रहता है, ठीक है। ये भी आपका मैनुअली ही यूज़ किया जाता है, बट ये क्या रहता है, आपके जो हैंड हो रहता है ना, उससे थोड़ा सा बेटर ही रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग हैंडल वीडर्स, ठीक है। लॉन्ग हैंडल वीडर्स क्या रहता है, हैंड हो एक्सर्ट ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द ऑपरेटर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट हैंडल विथ नेसेसिटेज द ऑपरेटर टू वीडिंग जॉब इन बैंड पोस्चर। फिर वही चीज़ है कि जो आपका हैंड हो रहता है वो क्या रहता है, एक तो छोटा रहता है, उसकी डेप्थ जो सॉरी वुडन की जो लेंथ रहती है वो भी कितनी रहती है आपकी, 30 to 40 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, जो ऑपरेटर के लिए दिक्कत करता है, क्या दिक्कत करता है, दिक्कत ये करता है कि बैंड पोस्चर में आपको ये चीज़ करनी पड़ती है और इसमें फोर्स भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक ग्रेटर स्टैंड है, क्या बोल सकते हैं, कमी है, बहुत बड़ी कमी है आपकी हैंड होगी। और इसी कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, टू अवॉइड दिस नाउ डेज द लॉन्ग हैंडल आर यूज्ड इन होज एंड हैंस दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग हैंडल विडर्स। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, एक लॉन्ग हैंडल विडर्स को बना दिया। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब तक आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी हम किसी चीज़ को नहीं खोजते हैं। तो हमें ये दिखाई दिया कि जो आपका हैंड होज है वो काम तो कर रहा है, बट क्या कर रहा है, वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रही है, उतना बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। क्या, उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला तो उसका शॉर्ट हैंडल था जो आपका 30 to 40 सेंटीमीटर था। सेकंड क्या था उसका, अगर आप डेप्थ भी देखेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ तक के सॉइल या वीड्स को ही वो रिमूव कर रहा था, सॉइल को डिग कर रहा था और वीड्स को रिमूव कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रेटर स्ट्रेंथ था, और इसी स्ट्रेंथ को क्या है, कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, लॉन्ग हैंडल वीडर्स ले आया। अब जो लॉन्ग हैंडल वीडर्स है ना, ये आपके दो टाइप से मिलते हैं, ठीक है। द पॉपुलर लॉन्ग हैंडल वीडर्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज स्टार टाइप वीडर एंड द सेकंड वन इज पैक टाइप वीडर्स, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या होता है आपका स्टार टाइप और पैक टाइप। सो उससे पहले द दिस वीडर आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई लैंड वीडर्स, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लॉन्ग हैंडल वीडर्स जो रहते हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ किया जाता है, आपका ड्राई लैंड्स में किया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में जो मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में कि जो आपका लॉन्ग वीडर्स रहते हैं ये दो फॉर्म्स में आपके आते हैं। फर्स्ट था आपका स्टार टाइप और सेकंड था आपका पैक टाइप। देखिए, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ठीक है। आप दोनों पॉइंट, जो दोनों स्लाइड्स को देखेंगे तो सारे पॉइंट्स जो है ना आपको सेम ही दिखाई देंगे। बस यहाँ पे क्या चेंजेस आ जाता है, जो इसका फल्क्रम व्हील रहता है ना, ये जो फल्क्रम व्हील रहता है इसका शेप अलग हो जाता है। स्टार टाइप में ये स्टार के जैसे दिखता है, ठीक है, ऐसे स्टार के जैसे दिखता है, जबकि
पैग टाइप में ये क्या रहता है, पैग या जो आपके नेल्स टाइप दिखता है। अदरवाइज इन दोनों में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के कंपोनेंट सेम है। बस क्या चेंज है, आपका फाल्क्रम स्ट्रक्चर, जो फाल्क्रम व्हील रहता है वहाँ पे जो कट शेप रहता है ना आपकी व्हील का, वो बस चेंज रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ सूटेबल फॉर वीडिंग इन ड्राई लैंड्स। ड्राई लैंड में सूटेबल है, हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था कि जो आपके लॉन्ग हैंडल वीडर्स रहते हैं, दे आर सूटेबल फॉर ड्राई लैंड एरियाज। The second point is it can be used in garden also when the soil moisture is low. So it is a one of the biggest advantage for the dryland area where the soil moisture is less than 10 to 15%. It will be work better. ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। Okay, the next point is one limitation is that it work well in line sown crops, not in broadcasted field। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक टाइप का स्ट्रेन है, एक कमी रह गई आपकी, लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ ओनली यूज्ड इन द लाइन सोन एरिया या लाइन सोन क्रॉप, नॉट यूज्ड इन अ ब्रॉडकास्टेड एरिया और ब्रॉडकास्टेड फील्ड। और इसका रीज़न भी ये रहता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो आपका एरिया रहता है ना, वहाँ पे इस व्हील को मूवमेंट करने में बड़ा दिक्कत होता है। अब आप खुद सोचिए, लाइन सोइंग एरिया में आपको पर्टिकुलर गैप मिल रहा है, तो यहाँ पे आप आराम से इस व्हील को चला सकते हैं। बट इन ब्रॉडकास्टिंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई भी लाइन नहीं रहता है, कोई भी बीच में गैप नहीं रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट द स्टार टाइप वीडर और लॉन्ग टाइप वीडर इन अ ब्रॉडकास्टिंग एरिया। So come to the next point. It consists of a blade for cutting the weeds. Okay, it consists a blade for cutting the weed, a fulcrum wheel for push and pull movement। ये जो fulcrum wheel रहता है ना, इसका यूज़ क्या रहता है, पुश और पुल मूवमेंट के लिए। आपका आगे जाएगा, इस वीडर को मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, सपोज हैंडल को मैं आगे मूवमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद में पीछे मूवमेंट कर रहा हूँ, मतलब पुल और पुश का जो मूवमेंट कर रहा हूँ। तो इस पुल और पुश के मूवमेंट के लिए आपका क्या रहता है, फाल्क्रम व्हील रहता है। और इसके साथ ही साथ क्या रहता है आपका, लॉन्ग हैंडल फॉर इजी ऑपरेशंस। देखिए यहाँ पे हैंडल बहुत लंबा है, ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसको हैंड होज से, तो उसके कंपैरिजन में ये लंबा रहता है, लेंथ जो रहती है इसकी लंबी रहती है। और इसी लेंथ के वजह से ही जो लॉन्ग हैंडल रिड्यूस स्ट्रेन ऑफ द ऑपरेटर। अब आपको बैंड पोस्चर में आके या झुक के काम नहीं करना है, आप पर्टिकुलर स्टैंडिंग पोजीशन में आराम से इस वीडर को पकड़िए, गाड़ी के जैसे चलाइए, आपका काम होते रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेडिकल आर्म्स ऑफ द फाल्क्रम व्हील्स इज कट इन द स्टार लाइक प्रोजेक्शंस एंड हेंस द नेम स्टार टाइप वीडर। द स्टार व्हील्स इज डिजाइन फॉर अ लोमी सॉइल्स। ठीक है, तो यही रीज़न है, आपको मैंने बोला ना, जो फाल्क्रम व्हील में जो कट रहता है आपका, वो कैसा रहता है आपका, स्टार लाइक शेप में रहता है। दैट वाई इट इज़ नोन एज स्टार टाइप वीडर एंड दिस वीडर इज़ यूजफुल इन अ लोमी एरिया। ओके, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पूछ सकता है कि स्टार टाइप वीडर इज़ यूजफुल इन विच पर्टिकुलर एरिया। सो आपको याद रखना है कौन सा एरिया है, वो आपका लोमी एरिया है। नेक्स्ट है आपका, इसका ऑपरेट जो कवरेज एरिया पूछ सकता है, या जो ब्लेड का लेंथ पूछ सकता है, आपको विथ पूछ सकता है। तो ऑपरेटिंग विथ ऑफ ब्लेड इज़ 120 mm। ये जो आपका ब्लेड है ना, इसका जो विथ है वो कितना रहता है, 120 mm। क्लियर है, मिलीमीटर में रहता है, 120 मिलीमीटर। और इसका जो कवरेजिंग एरिया रहता है वो रहता है 0.05 हेक्टेयर पर डे। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। पैक टाइप वीडर, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही आपको दिखेंगी, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक कि चौथा पॉइंट में भी रहेगा। बस क्या डिफरेंस आ जाएगा, द फर्स्ट थिंग इज, वहाँ पे आपका फाल्क्रम व्हील में जो शेप कैसा था आपका, स्टार लाइक शेप था, यहाँ पे आपका शेप कैसा हो जाएगा, पैग लाइक, मतलब टूथ लाइक। ठीक है, क्या रहेगा, टूथ लाइक या टाइन्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। और दूसरा चीज़, वो जो आपका वीडर था वो कहाँ के लिए आपका फेवरेबल था, लोमी सॉइल के लिए। कहाँ के लिए फेवरेबल था, लोमी सॉइल के लिए। बट जो आपका पैक टाइप वीडर है वो कहाँ के लिए सूटेबल है, क्ले सॉइल के लिए। अब ये डिफरेंस क्यों, तो डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि आपको पता होगा जो क्ले सॉइल रहता है ना, उसके पार्टिकल्स बहुत फाइन रहते हैं, ठीक है, लेस देन 0.002 mm। ठीक है, क्ले पार्टिकल्स का साइज रहता है ना, टेक्सचर में आप देखेंगे तो फाइन साइज रहने के कारण क्या रहता है, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं। अगर इनमें मॉइस्चर स्ट्रेस आने लगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और एक
इट जस्ट लुक लाइक ए स्टोन्स, ठीक है, पत्थर जैसे रहने लगते हैं और इनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर स्टार टाइप वीडर से सोच रहे हैं कि आप ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल कर देंगे तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट पैक टाइप वीडर में, क्योंकि इसका जो फाल्क्रम व्हील है वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी है आपकी, नेल्स लाइक स्ट्रक्चर है आपकी, क्या है, नेल्स लाइक स्ट्रक्चर है। दैट वाई इट इज़ कंफर्टेबल फॉर क्ले सॉइल। क्लियर है। उसके बाद इसका जो ब्लेड का विथ है वो सेम वही रहेगा, कवरेजिंग एरिया भी सेम रहेगा। क्या चीज़ यहाँ चेंज थी आपकी, पहला था कि इसका शेप कैसा रहेगा, पैक टाइप रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, इट इज़ सूटेबल फॉर क्ले सॉइल। Next one is wheel hoe. Okay, the wheel hoe is a widely accepted weeding tool for weeding and interculture in row crops. ठीक है, ये बोल सकते हैं कि आपका जो ये जो लॉन्ग हैंडल्स थे, लॉन्ग हैंडल वीडर्स का ही एक टाइप है, क्या है आपका, व्हील होज है। यहाँ पे फ़र्क कितना आ जाता है ना कि यहाँ पे अलग से व्हील्स लगे रहते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ पे आपका एक व्हील था, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट क्या रहता है, बहुत ही वेल डिज़ाइंस व्हील्स लगे रहते हैं। और ये व्हील्स, ये सेम वही चीज़ है कि रो क्रॉपिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, जो लाइन सोइंग रहेगा, जो रो क्रॉप्स में लगे रहेंगे, वही चीज़ के लिए आप इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग हैंडल टूल ऑपरेटेड बाय पुश एंड पुल एक्शन। सेम आपका जो लॉन्ग हैंडल विडल्स था, सेम उसमें भी यही कैरेक्टर थे। द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हील होस कंप्राइज ऑफ अ व्हील, ठीक है, यहाँ पे व्हील लगे रहते हैं, उसके बाद टूल फ्रेम लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो रहता है इसको टूल फ्रेम बोला जाता है। नेक्स्ट रहता है अ सेट ऑफ रिप्लेसेबल टूल्स। ठीक है, ये सारे टूल्स जो हैं आपके रिप्लेस हो सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे आपके बोल्ट्स लगे रहते हैं, ठीक है, नट बोल्ट्स रहते हैं, जिसकी वजह से, जिसके मदद से आप इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कि सपोज़ अगर इसके टूथ आपके घिस गए हों या कोई पोर्शन आपका डैमेज हो गया हो तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और जो लास्ट रहता है वो रहता है हैंडल। हैंडल तो सभी में ही रहते हैं। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वर्किंग टूल्स सच एज स्ट्रेट ब्लेड, वी शेप ब्लेड, स्वीप ब्लेड, शोवल्स एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स, नेमली वीडिंग, सॉइल मल्चिंग एंड स्टीयरिंग। क्लियर है। जो ये जो टूल्स रहते हैं ना, इनको अलग अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका स्ट्रेट ब्लेड रहता है, ठीक है, ये जो ब्लेड अगर स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट ब्लेड। कुछ रहता है आपके वी शेप के, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये शायद जूम ना हो पाए, बट ये वी शेप का ऐसा ब्लेड रहता है। ठीक है, उसके बाद स्वीप्स, शॉवेल्स जो रहते हैं, इन सब का अलग अलग काम रहता है। क्या काम रहता है, कुछ का काम वीडिंग के लिए रहता है, कुछ का काम सॉइल मल्चिंग के लिए रहता है, कुछ का काम स्टीयरिंग। स्टीयरिंग के लिए क्या रहेगा आपका, ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो आपका ब्लेड्स रहेंगे वो शार्प होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। फिर आपका अगर सॉइल मल्चिंग की बात करें तो आपको क्या करना है, एरेशन, प्रॉपर एरेशन लाना है। अगर आपको वीडिंग की बात करनी है तो ब्लेड्स जो रहते हैं, वी शेप ब्लेड्स, जो कि आपकी वीड को कट करने का काम करेंगे, उसके लिए यूज़ करना रहता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है कि लॉन्ग हैंडल रिड्यूस ड्रेजरी द ऑपरेटर व्हील्स, रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर पुशिंग। सेम वही चीज़ है। देखिए शॉर्ट हैंडल्स में बैंड पोस्चर के साथ साथ आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना है, बट जो लॉन्ग हैंडल्स रहते हैं ना उसमें आपको पुल और पुश का क्या रहता है, एक्शन करना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस इंसान को ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ये इजीली मूवमेंट के थ्रू आगे और पीछे कर सकता है। दैट वाई जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है ना इसमें, ये एज़ कम्पेयर टू जो हैंड होज रहते हैं या जो आपके नॉर्मल होज रहते हैं उससे कम लगता है। नेक्स्ट है ऑल द सॉइल वर्किंग कंपोनेंट्स ऑफ द टूल आर मेड फ्रॉम मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मटेरियल पूछ सकता है कि आपका जो व्हील होज है उसके मटेरियल कौन से, मतलब उसके मटेरियल किससे बने रहते हैं, तो कार्बन स्टील से बने रहते हैं। और इसका कवरेजिंग एरिया भी आपका लॉन्ग हैंडल वीडर के जैसे रहता है, 0.05 हेक्टेयर पर डे। नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंट है वो है आपका कल्टीवेटर्स। ठीक है, इट इज़ एन इम्प्लीमेंट फॉर इंटरकल्चर विथ लिटरली एडजस्टेबल टाइम्स और डिस्क टू वर्क बिटवीन क्रॉप रोज। फिर वही चीज़ है, इसको भी क्रॉप रोज में ही यूज़ किया जाता है, जो आपके लाइन सोइंग क्रॉप्स रहते हैं। यहाँ पे एक बात आती है कि टाइम्स और डिस्क क्या होता है। इसको बोला जाता है टाइन, जो नुकीले रहते हैं, ठीक है, दांत के शेप के रहते हैं। और ये रहता है आपका डिस्क। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सॉरी इधर वाला, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, डिस्क। ठीक है, तवा जैसा दिखाई देता है। ऑल्सो यहाँ जो रहता है आपका
रोटरी भी रहता है, बट रोटरी में भी क्या रहते हैं आपके टाइन्स ही लगे रहते हैं, बस एल शेप के टाइन्स लगे रहते हैं। ओके, सो उसके बाद क्या है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर सीड बेड प्रिपरेशंस एंड फॉर सोइंग विथ सीडलिंग अटैचमेंट। ओके, द टाइम में हैव प्रोविजंस फॉर वर्टिकल एडजस्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि कल्टिवेटर्स का क्या फंक्शन है। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये जनरली आपका इंटरकल्चर ऑपरेशन के साथ साथ ये सेकेंडरी इम्प्लीमेंट टूल्स है, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, आपका सीड बेड प्रिपरेशंस के लिए या सोइंग के लिए। देखिए, ये जो रहता है ना, इसको रोटावेटर भी बोला जाता है। रोटावेटर तो एक्चुअल में प्राइमरी इम्प्लीमेंट है आपका। इससे क्या रहता है ना, मिट्टी को पल्वराइज किया जाता है। क्या किया जाता है, पल्वराइज। जबकि आपका जो डिस्क वाला पोर्शन है या जो डिस्क कल्टीवेटर बोल सकते हैं, इससे आपका क्या रहता है, कटिंग ऑफ वीड्स किया जाता है। क्या कहा जाता है, कटिंग ऑफ वीड्स। जबकि आपका जो टाइन शेप रहता है, इससे ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल किया जाता है। तो तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। एक में आप ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल कर रहे हैं, एक में आप पल्वराइज कर रहे हैं सॉइल को, और एक में आप क्या कर रहे हैं, वीड्स को कट कर रहे हैं। सो this cultivator can be classified into the first one is disc cultivator, second one is rotary cultivator, third one is tine cultivator. So क्या डिफरेंस है इनके बीच में, तो डिफरेंस ये है कि इट इज़ अ कल्टिवेटर फिटेड विद डिस्क। ऑब्वियसली बात है, यहाँ डिस्क लगा है तो इसको डिस्क कल्टीवेटर बोलेंगे। रोटरी कल्टीवेटर में क्या रहता है ना, इट इज़ अ कल्टीवेटर विद टाइन्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि टाइन कल्टीवेटर और रोटरी कल्टीवेटर सेम ही चीज़ होते हैं, बस चेंज क्या रहता है कि जो ब्लेड्स रहते हैं वो मॉन्टेड रहते हैं ऑन अ पावर ड्राइवन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। ठीक है, ये जो शाफ्ट हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल एल शेप के शाफ्ट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रहते हैं एल शेप के, लेकिन ये एल शेप जो रहता है ना, ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा। यहाँ पे प्रॉपर एल जो रहता है ये बना रहता है। यहाँ पे आप इसको कौन सा शेप बोल दीजिए कि आपका एल जो है वो थोड़ा लहरा रहा है, वो टाइन कल्टिवेटर्स रहते हैं। सो इट इज़ अ कल्टिवेटर फिटेड विद टाइन हैविंग शोवेल्स। अब शोवेल्स क्या होते हैं, माफ़ कीजिएगा, स्लाइड चला गया थोड़ा। शोवेल्स क्या रहते हैं आपका, ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको टाइन बोला जाता है। जबकि ये जो वर्टिकल पोर्शन रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको शोवेल बोला जाता है। जस्ट टाइन के ऊपर वाला पोर्शन, या ये बोल सकते हैं कि टाइन जहाँ हम फिट रहते हैं ना नट से, वो वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, शोवेल कहलाता है। क्लियर है। तो द कल्टिवेटर स्टीयर द सॉइल। स्टीयर का मतलब वही है कि आपके सॉइल को क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। एंड द ब्रेक द क्लॉट्स, जो आपके बड़े बड़े ढेले बने रहते हैं, उस ढेले को क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। द टाइन्स फिटेड ऑन द फ्रेम ऑफ द कल्टिवेटर कॉम्ब। अब कल्टिवेटर कॉम्ब क्या रहता है, कॉम्ब मतलब होता है आपका कंघी। ठीक है, कंघी में अगर आप ऐसे देखेंगे तो स्पाइक्स लगे रहते हैं। सेम यही चीज़ तो यहाँ है, सेम यही चीज़ तो यहाँ है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, आपका कंघी का स्ट्रक्चर है, और ये सब क्या है, आपके जो स्पाइक्स हैं। क्लियर है। तो यही बोलना चाहता है कि द टाइन्स फिटेड ऑन द फ्रेम ऑफ द कल्टिवेटर कॉम्ब द सॉइल डीपली इन द फील्ड। The next point is the cultivator performs functions intermediate between those of plows and the harrow। ठीक है, अब अगर आपको पता होगा तो प्लाऊ का काम होता है, प्लाऊ जो आपका है वो प्राइमरी इम्प्लीमेंट है, और इसका मेन काम ही होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, या ये बोल सकते हैं कि सॉइल को बहुत डीपली जो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है या ब्रेक डाउन करता है, ये प्लाऊ का काम होता है। जबकि हैरो का काम होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वेट। तो जो आपका कल्टीवेटर रहता है ना, ये इन दोनों के बीच का जो रहता है वो कड़ी रहता है। मतलब इसका कुछ काम प्लाऊ जैसा भी रहता है और कुछ काम आपके हैरो जैसा भी रहता है। दैट्स वाई कि यहाँ पे आपका लिखा है कि इट इज़ अ इंटरमीडिएट बिटवीन प्लाऊ एंड हैरोस। ओके, तो प्लाऊ का क्या काम है, आपका प्राइमरी फंक्शन है, जबकि हैरो का क्या काम है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स है। तो जो आपका कल्टीवेटर है ये ऑलमोस्ट दोनों काम ही करता है। उसके बाद आता है द फॉलोइंग आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कल्टिवेटर्स। आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कल्टिवेटर्स। तो आपको याद रखना है कि कल्टिवेटर क्या करता है, डिस्ट्रॉय द वीड इन द फील्ड। ठीक है, ये तो इसका काम ही है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन में यूज़ ही किया जा रहा है कि वीड का डिस्ट्रक्शन हो। सेकेंड है एरेड द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। जब हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये पॉइंट आपका पहले लिखा आया था। ठीक है, कि एरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर कंजर्व मॉइस्चर, ये तो होना ही था। वहाँ पे हमने लिखाया था ना कि रेड्यूस द इवापोरेशंस। तो रेड्यूस द इवापोरेशंस का मतलब ही होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर। द नेक्स्ट वन इज द सोन सीड्स व्हेन इट प्रोवाइडेड विद द सोइंग अटैचमेंट। कल्टिवेटर्स आपका जो रहता है ना, ये वाले जो कल्टिवेटर्स है टाइन्स वाले, ये आपके सीड सोइंग में भी हेल्प करते हैं।
ठीक है। फिर लास्ट क्या है, टू प्रिवेंट सरफेस इवापोरेशन एंड इनकरेज रैपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। वही चीज़ है कि आपको इवापोरेशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, प्रिवेंट करना है, और इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल। आपके इनसाइड सॉइल अगर आप मूवमेंट बढ़ाएंगे तो आपका सॉइल मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग लोडेड टाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाम में क्या है, स्प्रिंग है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्प्रिंग्स। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका स्प्रिंग लोडेड टाइन्स है। तो इसमें क्या रहता है, अ टाइन हिंज्ड to the frame and loaded with a spring so that it swings back when an obstacle is encountered is called spring loaded टाइन। इसका ये कहना चाह रहा है कि जो टाइन रहता है आपका, ये टाइन क्या रहता है, हिंज रहता है, कब्जेदार जगह पे क्या रहता है, जुड़े रहता है। और यहाँ पे आपका जो टाइन्स है, यहाँ पे क्या रहती है, स्प्रिंग्स लगे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा कि टाइन्स में क्या है, स्प्रिंग लगे रहते हैं। और ये स्प्रिंग का काम क्या रहता है कि सपोज़ अगर आप देखते हैं ना कि ट्रैक्टर्स अगर चलते रहते हैं फील्ड में, और अगर कहीं पे बहुत हार्ड पेन आपका स्टडी स्ट्रक्चर आ जाता है, तो आपका जो इम्प्लीमेंट है वो फंसने लगता है या हिलने लगता है। तो ये स्प्रिंग क्या करते हैं ना, रेड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, मूवमेंट को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा नेक्स्ट कि ईच ऑफ द टाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टिवेटर इज प्रोवाइडेड विद टू हैवी कॉइल स्प्रिंग्स। यहाँ देखिए दो दो के पेयर में लगा है ना, तो दो हैवी क्या रहते हैं आपके, कॉइल्स रहते हैं स्प्रिंग के। और ये क्या करते हैं, प्री टेंशनड टू इंश्योर मिनिमम मूवमेंट। ठीक है, जैसे सपोज क्या रहता है, व्हेन द ऑब्स्ट्रक्ट इज एनकाउंटर्ड, जब आपका ऑब्स्ट्रक्ट है जो इम्प्लीमेंट है वो एनकाउंट करता है, कहीं पे टकराता है किसी पर्टिकुलर हार्ड लाइक स्ट्रक्चर पे, तो ये जो स्प्रिंग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पॉइंट स्ट्राइक को क्या कर देते हैं, जो आपका स्टोन रहता है ना उसको कवर कर देते हैं, या जो आपका डैमेज रहता है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं, अब आप सोचिए कि कोई हार्ड स्ट्रक्चर है, आप वहाँ पे लगातार अपने इम्प्लीमेंट को चला रहे हैं, तो पहला तो जो आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से जो धार रहता है, जो शाइनी रहता है ना, जो शार्पनेस रहता है ब्लेड्स का, वो चले जाता है। सेकंड क्या रहता है, आपका ट्रैक्टर का मूवमेंट या इम्प्लीमेंट का मूवमेंट भी बिगड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि मूवमेंट नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके क्या होता है ना, टकराने लगता है। टकराने से ये मान लीजिए कि, मान लेते हैं कि यहाँ आपका कोई हार्ड स्ट्रक्चर है और यहाँ जाके आपको टकरा रहा है, तो ये आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यहीं फंस जाएगा। तो ये स्प्रिंग ही क्या करता है ना, इस मूवमेंट को, जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है ना, वहीं पे इसका हेल्प करता है। उसके बाद द टाइन्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग किससे बने रहते हैं, तो हाई कार्बन स्टील से बने रहते हैं। एंड आर हेल्ड इन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑन द मेन फ्रेम मेंबर्स। ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट में रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, बहुत अच्छी इनकी मूवमेंट्स रहती है। द लास्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ कल्टिवेटर इज पर्टिकुलरली रिकमेंडेड फॉर सॉइल विच आर एम्बेडेड विथ स्टोन्स और स्टम्प्स। मतलब जनरली ये जो आपका स्प्रिंग लोडेड टाइन्स रहता है, स्प्रिंग लोडेड कल्टिवेटर रहता है ना, ये जनरली उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके स्टोन्स ज़्यादा हो या पत्थर ज़्यादा हो, या जो सॉइल आपकी हार्ड हो, स्टर्डी हो, तो उस जगह पे आपका क्या किया जाता है, ये स्प्रिंग टाइप का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम मूवमेंट या पॉइंट ऑफ स्ट्राइक को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ गॉज व्हील। ठीक है, यहाँ पे गॉज व्हील भी लगा रहता है साइड पे। तो गॉज व्हील क्या करता है, रिकमेंडेड फॉर, सॉरी, गॉज व्हील इज प्रोवाइडेड ऑन द कल्टिवेटर फॉर कंट्रोलिंग द डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, गॉज व्हील क्या करता है, जो आपका डेप्थ रहता है सॉइल का, उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट वो है, द कल्टीमीटर में बी फिटेड विथ 7, 9, 11, 13 टाइम्स। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो रिमेंबर, कल्टीवेटर्स के जो टाइम्स रहते हैं ना, वो कभी भी इवन नंबर पे नहीं आते। ऑड नंबर कैसे रहते हैं कि सपोज मान लेते हैं 7 वाला हम ले रहे हैं ना, तो 7 में क्या रहता है, आगे 4 टाइम्स लगे रहेंगे और पीछे 5 टाइम्स लगे रहेंगे, और ये अल्टरनेट फॉर्म में लगे रहेंगे। मतलब अगर आगे 4 टाइम्स लगे हैं ना, कहाँ बता दूँ मैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, अगर यहाँ 4 टाइम्स आगे लगे हैं, तो इन टाइम्स के जो बीच का जगह है, इन टाइम्स के जो बीच का जगह है ना, वहीं पे आपका क्या रहता है, अल्टरनेट फॉर्म पे आपके नेक्स्ट टाइम्स लगे रहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए 4 है, पीछे देखिए 5 है, इसीलिए 7, 9, 11, 13, मतलब 7, 9, 11, 13, 15 इसके फॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कल्टीवेटर विद रिजिड टाइन्स। देखिए यहाँ पे रिजिड टाइन्स और स्प्रिंग टाइन्स पे सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पे जो आपका
पोर्शन है ना जो कॉम्ब इस था आपका, यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्प्रिंग को हटा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस रिजिड टाइप का जो कल्टीवेटर्स है। अब रिजिड टाइन्स ऑफ द कल्टीवेटर्स आर दोज टाइन्स विच डू नॉट डिफ्लेक्ट ड्यूरिंग द वर्क इन द फील्ड। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुड़ना या झुकना, या जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा था ना, वो ये रिजिड टाइन्स बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा। एकदम हार्ड है, सीधा जाके टकराएगा, अब जो होगा देखा जाएगा, बोलते हैं ना, जो होगा देख लेंगे, वही वाला। द टाइन्स आर बोल्टेड बिटवीन एंगल ब्रेक्स। ठीक है, जो टाइन्स रहते हैं आपके, ये जो टाइन्स है ये कहाँ रहता है, आपके एंगल ब्रेक्स के बीच में बोल्ट से लगे रहते हैं, इसको एंगल ब्रेक्स बोला जाता है। और यहीं पे आपका जो रहता है टाइन्स बोल्ट की सहायता से लगा रहता है। द मेन बार बाय स्टडी क्लैम्प्स एंड द बोल्ट्स, नो स्प्रिंग आर अवेलेबल दिस कल्टिवेटर। अब यहाँ पे एक बात है कि स्टडी क्लैम्प्स क्या है, स्टडी क्लैम्प्स इसको बोला जाता है, आपको ये दिखाई दे रहा है। स्टडी क्लैम्प मतलब बहुत हार्ड क्लैंप रहता है, ये एकदम जोड़ के रहता है। जैसे लड़कियां रहती हैं ना, अपने बालों पे क्लैंप लगाती हैं। क्लैंप क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनके बाल क्या रहे, जकड़े रहें और मूवमेंट ना कर पाए। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपका टाइन जो है, शोवेल जो है, वो मूवमेंट ना कर पाए करके क्या रहता है, आपका स्टडी क्लैंप्स लगे रहते हैं। उसके बाद द स्पेसिंग ऑफ द टाइन्स इन चेंज्ड सिंपली बाय स्लैकनिंग द बोल्ट्स एंड स्लाइडिंग द ब्रेसेस टू द डिज़ायरेबल पोजिशंस। ठीक है, स्लैकिंग का मतलब होता है कम करना या धीमा कर देना। ठीक है, सिंपली बाय स्लैकिंग मतलब क्या है, आपका जो बोल्ट्स है ना, ये जो बोल्ट्स लगे हैं यहाँ पे, ये जो बोल्ट्स हैं, इसको क्या करते हैं, हल्का सा लूज कर दीजिए। मूव बोल्ट्स के साथ मूवमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, टाइन्स का जो स्पेसिंग है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, since rigid tines are mounted on the front and rear toolbars, the spacing between the tines can be easily adjusted without getting the tines choked with stubble of the previous crop or weed growth. A pair of gauge wheel is used for controlling the depth of operations. तो वीज गॉल का तो काम हमने लास्ट में देख लिया था, जो आपका स्प्रिंग था वहाँ पे क्या कर रहा था, वो डेप्थ कंट्रोल कर रहा था। यहाँ ये चीज़ है कि जो टाइन्स हैं, इनको आप बार बार मैं बता रहे हैं कि इनको जो फ्रंट और जो रियर टूल बॉक्स होते हैं ना, ये फ्रंट टूल बॉक्स है आपका। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका फ्रंट टूल बॉक्स है, ये आपका रियर टूल बॉक्स है। इसके हेल्प से आप टाइन्स के स्पेस को कम या ज़्यादा बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जूनियर हो। ठीक है, इट इज़ अ इंटरकल्चर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ब्रीडिंग वीडिंग बिटवीन द रो ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो अभी तक जितने में हमने हैंड हो को या हैंड रेक जो आपका हैंड होस था उसको छोड़ दें, तो बाकी जितने भी इम्प्लीमेंट्स ऑलमोस्ट वो आपके क्या थे, जो रोज़ हैं आपके, रो क्रॉप में ही यूज़ किए जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ नहीं किए जाते। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मूवमेंट कराना है, एक पर्टिकुलर गाड़ी है, गाड़ी चलाना है। ठीक है, अगर आप गाड़ी को क्रॉप्स के बीच में चलाएंगे तो यार क्रॉप तो हार्मफुल होगा ना। इसलिए क्या रहता है, ये जितने भी इम्प्लीमेंट्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली यूज्ड इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अ रो। ठीक है, रो ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है इन इट कंसिस्ट ऑफ कर्व्ड टाइन्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टाइन्स को अगर आप ध्यान से देखें तो कर्व्ड है। ठीक है, क्या है, कर्व्ड है, घुमावदार है। फिटेड विथ रिवर्सिबल सॉल्व्स। ठीक है, सॉल्व मैंने पहले ही बता दिया था, सॉल्व कहते हैं ये जो आपका टाइन वाला पोर्शन है, इसके ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है, आपका क्या कहलाता है, शोवेल कहलाता है, शोव या शोवेल। ये क्या रहता है आपका, रिवर्सिबल शोवेल रहता है एंड अटैच टू अ फ्रेमवर्क विथ हिंजिंग अरेंजमेंट। ये देखिए यहाँ पे आपका ये फिट रहता है, कहाँ रहता है, फ्रेमवर्क में फिट रहता है। और ये हिंजिंग अरेंजमेंट रहता है, हिंजिंग अरेंजमेंट कब्जादार रहता है, कब्जे में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टाइन्स आर अरेंज इन 3 रोज। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, 3 रोज में लगे रहते हैं। ठीक है, 3 रोज में ऐसे लगे रहते हैं। अगर इसका मैं आपको अपर व्यू दिखाऊं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आपके क्या रहते हैं, ये टाइन्स लगे रहते हैं 3 रोज में। हैंडल एंड बीम आर फिक्स्ड टू द फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग एंड अटैचिंग द यूनिट। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रेमवर्क यूनिट है, और ये आपका क्या है, हैंडल और बीम है, यहाँ पे आपके क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। द spacing between soil can be adjusted according to the row spacing of the crop. The curved nature of tines give spring action when stuck against stones or root and release the tines from the obstacles. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक टाइप का क्या है, स्प्रिंग टाइप का जो कल्टीवेटर था वैसा ही क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपके टाइन्स हैं
वो टाइन्स क्या रहते हैं, एक तो टाइन्स को आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं शोवेल्स के थ्रू, शोवेल्स को एडजस्ट कर लीजिए, आपका टाइन्स एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो टाइन का शेप रहता है वो कर्व्ड रहता है, स्प्रिंग लाइक रहता है, जिसके वजह से फिर ये वही चीज़ आती है कि जो स्ट्रक कंडीशन आता है ना, जहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल रहते हैं, जो स्टोन्स रहते हैं, जहाँ पे आपका जो इम्प्लीमेंट है वो फंस जाता है, तो वो इम्प्लीमेंट ना फंसे करके ही ये आपका क्या रहता है, स्प्रिंग टाइप रहता है, आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद क्या है, इसका कवरेजिंग एरिया 1.5 हेक्टेयर पर डे, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने ऊपर आपके जो होस थे, ठीक है, हो कम रैक था, आपका हैंड हो था, इन सब से क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे आपका लॉन्ग हैंडल वाला था ना वीडर्स, उससे भी एफिशिएंसी इसकी क्या है, कवरेजिंग एरिया ज़्यादा है। लास्ट है आपका इंजन ऑपरेटेड रोटरी टिलर्स, ठीक है। तो ये जनरली आपका रोटावेटर ही है, ठीक है, ये आपका ट्रैक्टर से चलने वाला रोटावेटर है, या आपका इंजन से चलने वाला रोटावेटर है, इसको याद रखेंगे। इसको पावर टिलर भी बोला जाता है, ठीक है, पावर टिलर रोटावेटर बोला जाता है। छोटा सा एक मिनी इंजन ट्रैक्टर भी आप बोल सकते हैं। सो इट इज़ वॉकिंग टाइप टिलर यूज्ड फॉर प्लेन एंड हिली एरिया, ठीक है, ये वॉक कर सकता है, इसको आप यहाँ से पकड़िए और चलाते रहिए और ये आराम से चलेगा। इसमें किसी भी बहुत बड़े ट्रैक्टर या अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वाइडली यूज्ड इन प्लेन एंड हिली एरिया, क्योंकि हिली एरिया में ट्रैक्टर को ले जाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, और तो इसके लिए क्या रहता है ना, आप इसको आसानी से पकड़ के ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ इंटर कल्चर एंड सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि आपका जो रोटरी टिलर है, मैंने पहले ही बोला था, याद है कि रोटावेटर का यूज़ क्या रहता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, पल्वराइज करना, और ये क्या है, आपका प्राइमरी इम्प्लीमेंट है। और साथ ही साथ ये मिट्टी को पल्वराइज तो करता है, उसके साथ ही साथ क्या करता है, ये वीड्स को भी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है कि इंटर कल्चर के साथ साथ आपका जो सेकेंडरी टिलेज ऑफ इम्प्लीमेंट भी है, ये स्टेयरिंग ऑफ सॉइल करता है, अपरूटिंग द वीड, ब्रेकिंग क्लॉड्स, कवरिंग सीड्स, मल्टीपर्पज़ ही है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इस कंसिस्ट ऑफ अ 3 HP इंजन, ठीक है, पेट्रोल से स्टार्ट कर दो और कैरोसिन से चला दो। कितना अच्छा चीज़ है, पेट्रोल से स्टार्ट करो और कैरोसिन से चला दो, ठीक है। जो पेट्रोल हाइक होगा अगर पेट्रोल के प्राइस भी, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसमें देखिए 3 HP का इंजन लगाया जाता है, जबकि ट्रैक्टर वाले में आपके जो ट्रैक्टर्स के इंजन रहते हैं वो 50 HP, 70 HP, 30 HP इतना ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ये जो इंजन ऑपरेटेड रोटरी टिलर्स है ना, ये बहुत ईजी रहता है हैंडलिंग करने के लिए। उसके बाद क्या रहता है, वेन इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू रोटर, द रोटर रोटेट एंड टिल द सॉइल, द रोटर रोटेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। ये जो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये एक्चुअल में इससे छोटे वाला यहाँ यूज़ किया जाता है, बट ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एल शेप ऐसे लगे रहते हैं, जो ये क्या करते हैं, आगे मूवमेंट करते हैं, और इनके बीच में जो रहता है ना, मिट्टी स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और प्रेशर की वजह से टूटने लगता है। उसके बाद आता है ये जो रोटर रहता है, ये एल शेप्ड रोटर ड्राइव, इसमें क्या क्या रहते हैं, एल शेप का ये रहता है। उसके बाद रोटर ड्राइव रहता है, रोटर ड्राइव मैकेनिज्म्स, हैंडल रहते हैं, कंट्रोलर लीवर रहता है, ठीक है, ये आपका हैंडल है, और यहाँ पे जो है आपका क्या रहता है, कंट्रोलिंग लीवर्स रहते हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या है, व्हेन इंजन पावर इज ट्रांसमिटेड टू रोटर, सेम वही चीज़ रिवाइंड हो गया है, द रोटर रोटेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, हैंड्स देर इज़ अ फॉरवर्ड पुश फैसिलिटेटिंग द फॉरवर्ड मूवमेंट द टिलर, ठीक है, फैसिलिटेट आसानी होता है, सुविधा होता है फ्रंट मूवमेंट करने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है। ऐसे पकड़िए और फोर्स लगाइए, यहाँ पे एक्सीलेटर है, इसको एकदम गाड़ी की तरह दबा दीजिए और ये आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद इसका जो कैपेसिटी है, द फील्ड कैपेसिटी 0.75 to 1 हेक्टेयर पर डे, ठीक है, अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी, कवरिंग एरिया जो रहता है। इसके बाद कुछ साइलेंट फीचर रहते हैं आपके रोटरी टिलर्स की, ये आप देख लेंगे कि यूज़फुल फॉर वीडिंग इन रो क्रॉप लाइक टेपियोका, कॉटन, शुगर केन, मेज, टोमेटो, पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन से पूछ सकता है। और जनरली इसको क्या बोल सकते हैं आपकी, मोर देन 60 सेंटीमीटर जो भी आपके क्रॉप्स रहते हैं उसमें आप आसानी से ले जा सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप सोचिए दो प्लांट्स के बीच में जगह ही कम होगा तो ये इंजन कैसे फिट होगा, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या रहता है, प्रॉपर आप डिस्टेंस दे दीजिए, यहाँ पे आपका जो इंजन है वो आसानी से वर्क करेगा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है,
can be used for weeding in orchards, कोकोनट एंड एडकानट फील्ड। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि गार्डन्स जो रहते हैं वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, कोकोनट का प्लांट भी आपका बहुत बड़ा रहता है, तो दो प्लांट्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो इम्प्लीमेंट है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सूटेबल फॉर हिली रीजन्स ऑल्सो। ठीक है, ये तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया था कि प्लेन और हिली रीजन के लिए गुड है, और हिली रीजन के लिए क्यों गुड है, क्योंकि जो आपके नॉर्मल ट्रैक्टर्स हैं वो वहाँ तक बहुत मुश्किल से जाते हैं, और इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, ये इजीली मूवमेंट करके वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद है डेप्थ ऑफ कट इज़ 8 to 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको हैंड हो का आप याद आ रहा हो, अभी हमने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग स्लाइड में ही, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि उसका कट डेप्थ कितना था, 2 से 3 सेंटीमीटर। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन हैंड हो एंड इंजन ऑपरेटेड रोटरी टिलर्स। सीधा सीधा आपका 4 से 5 गुना जो है वो 4 to 5 टाइम्स डेप्थ आपका इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप आपके सॉइल के बहुत क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा गहराई तक की मिट्टी को, या जो आपका वीड है ना उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत अच्छा टूल्स माना जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको समझ आई होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको हाईलाइट कर दिया गया है, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, समझिए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप डाउट सेक्शन में जाइए, डाउट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।